नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। 9 बज चुके हैं। हम सभी मुद्दों को लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं, जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। आज सबसे पहले उस शख्स की बात करनी है जिसे सीईओ के तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। ब्रांड भारत के सीईओ की बात। एक तरफ वो शख्स है जो 9 साल से भारत का सीईओ है और दूसरी तरफ कई सारे सीईओ मिलकर ब्रांड भारत की इमेज बदलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि ये सीईओ अपने अपने इलाके को लेकर ही आपस में रार पाले बैठे हैं। इसके बाद आज जब शुरुआत होगी तो बात होगी रिजर्वेशन सिस्टम की, जिस पर खुद खिलाड़ी और खेल प्रेमी दोनों ही सवाल उठा रहे हैं और अब ये मामला अदालतों की फाइलों तक पहुंच गया है। फिर बात करेंगे भारत में आए डिजास्टर की, जहां रिपोर्ट्स को नजरअंदाज किया गया है। आपके घर को, आपके मोहल्ले को बर्बाद होने के लिए कैसे छोड़ दिया गया है, आज बताएंगे। और अंत में बात उस खबर की होगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मेरे हिंदुस्तान की बात है और अगर मेरे हिंदुस्तान को कोई भी किसी भी तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उससे सवाल होगा और ये सवाल पूरे तरीके से लॉजिकल होगा, तथ्यों के आधार पर होगा। तो अबू आजमी साहब, दिल थाम कर बैठ जाइए, बात आज आपसे भी होगी। लेकिन शुरुआत द रूबिका लियाकत शो में कल के उस तस्वीर से जो एक तरफ दिल्ली में भी नजर आई और बेंगलुरु में भी। कल जब देश में 2024 के चुनाव की बिसात बिछ रही थी, उस बिसात पर 2 मोर्चे अपनी अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहे थे। बेंगलुरु में खरगे बोले, ममता बोली, राहुल बोले, उद्धव बोले, केजरीवाल बोले और सबने लगभग अपनी ब्रांड या अपने अलायंस, जो कि एक ब्रांड के तौर पर उभारने की कोशिश है, उसका जिक्र किया। इस गठबंधन को पहले तो जनता ने आजमाया नहीं है, आप जानते हैं। इसमें कई सारे किरदार जो हैं वो नए हैं, कई सारी पार्टियां वो नई है और इस लिहाज से अगर देखें हम तो इसे आप या मैं स्टार्टअप कह सकते हैं, जहां बहुत सारे सीईओज एक साथ आए हैं एक नए ब्रांड को बनाने के लिए। इनका मुकाबला है उस सीईओ से जो पिछले 9 सालों से ब्रांड भारत के लिए काम कर रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 46 मिनट के भाषण में उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के साथ है और हिंदुस्तान को चलाने वाली सरकार के साथ है। पहले आप सुनिए वो दावा। जो सरकार जाने वाली होती है उस पर कोई भी देश अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन इस समय भारत का मामला कुछ अलग है। सबको पता है कि हमारे यहां कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, फिर भी अनेकों महत्वपूर्ण देश, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूएई हो, यूके हो, सब एनडीए सरकार के प्रतिनिधियों को इनवाइट कर रहे हैं। तमाम देश भारत को मान और सम्मान दे रहे हैं। कितने ही देश भारत के साथ बड़े बड़े और वो भी दूरगामी समझौते कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत के लोगों का भरोसा एनडीए पर है। यानी भारत में जनमत किसके साथ है, ये दुनिया के देशों को भी पता है। तो जैसा हमने कहा कि एक तरफ स्टार्टअप है और दूसरी तरफ ब्रांड भारत है, उसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। अब उनके इस दावे की पड़ताल करना तो जरूरी है। उनके कहे का लब्बो लुबाव यह था कि ब्रांड भारत आज पूरी दुनिया में शाइन कर रहा है, चमक रहा है। इस ब्रांड भारत के सीईओ की भूमिका में दिख रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दावा कर रहे हैं, उसे हमने परखने की कोशिश की सच्चाई की कसौटी पर। इसीलिए क्या पीएम मोदी आज ब्रांड इंडिया की पहचान बन गए हैं? क्या दुनिया भर में या दुनिया भर की एजेंसियों ने यह मान लिया है कि 2024 में पीएम मोदी का कोई मुकाबला नहीं है? क्या विदेशी हस्तियां ये मान चुकी है कि 2024 में आएगा तो मोदी ही? हमने कल द रूबिका लियाकत शो में
एनडीए और इंडिया गठबंधन का स्वॉट एनालिसिस किया था, जिसमें दोनों गठबंधनों की ताकत, कमजोरी, मौके और खतरों की बात कही थी। आज हम बात करेंगे ब्रांड भारत की। सबसे पहले समझिए ब्रांड भारत की 10 यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। ग्लोबल लीडर पीएम मोदी, ये पहली यूएसपी है। पीएम मोदी की ग्लोबल रेटिंग दूसरी यूएसपी। शांति दूत भारत, उसके कूटनीतिक संबंध, ब्रांड भारत का पाकिस्तान को सबक, मुस्लिम वर्ल्ड से ब्रांड भारत के रिश्ते, ग्लोबल साउथ का पुल कैसे बना है ब्रांड भारत, भारत की योजनाओं का ग्लोबल लेवल पर क्या असर है, ग्लोबल फाइनेंशियल संस्थाओं का रुख ब्रांड भारत को लेकर क्या है, विदेशी मीडिया और राजदूतों का आकलन ब्रांड भारत को लेकर क्या है। विपक्ष मिलजुल कर 2024 में कड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश में जुट गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वो अलग अलग देशों से कूटनीति और कारोबार और डिफेंस संबंधों को बढ़ाने का अभी प्रयास कर रहे हैं और जोर देते भी रहे हैं। हमारे संबंध इन मामलों में अमेरिका से भी मजबूत है और रशिया से भी, जबकि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। दुनिया भर में उनकी आवाज सम्मान के साथ सुनी जाती है। यानी मैं सीईओ इस वक्त ब्रांड भारत के नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रही हूं। दुनिया के कई देशों के नेता उनके व्यक्तिगत मित्र हैं। इन 9 सालों में ज्यादातर देशों ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। लेकिन मैंने इतना कहा था कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। क्या ये महज बात थी, बयान था, भाषण था, या ऐसा हुआ है? इसका असर अगर मैं कहूं और फैक्ट्स के आधार पर कहूं तो हुआ है। इसी का असर है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता दुनिया के नेताओं में सबसे ज्यादा है। हमने दुनिया के नेताओं और देशों की अप्रूवल रेटिंग पर नजर रखने वाली मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस कंपनी के आंकड़ों को खंगाला और हमने पाया कि ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी टॉप पर हैं। दुनिया के तमाम बड़े देशों के 21 नेता उनके बाद आते हैं। इस साल 22 से लेकर 28 मार्च तक की रेटिंग में पीएम मोदी को दुनिया के 76% लोगों ने बेहतरीन नेता के तौर पर अप्रूव किया है। 100% लोगों में से 5% ने उनके बारे में कोई राय नहीं जाहिर की है। उन्हें 19% लोगों ने डिसअप्रूव किया है, यानी नामंजूर किया है। मोदी ने पसंदीदा नेता के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जैसे मशहूर लीडर्स को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस अप्रूवल रेटिंग में 41th पोजीशन पर है, यानी 41% के साथ, माफ कीजिएगा, 6ठे नंबर पर है। यानी उनकी जो रेटिंग है वो है 41% और उनकी पोजीशन है 6th। जस्टिन ट्रूडो 39% के साथ 7वें नंबर पर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 34% के साथ 10वें नंबर पर है। यह तो अप्रूवल रेटिंग की बात हुई, लेकिन ब्रांड भारत की आवाज की ताकत भी अब मैं आपको बता देती हूं। ये अलग अलग यूएसपी है जिनको मैं डिटेल में आपके सामने रख रही हूं। यूक्रेन पर जब रूस ने हमला किया, इसका असर आप जानते हैं पूरी दुनिया पर दिखा। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं दो खेमों में बट गई। एक तरफ रूस है जिसके साथ चीन, बेलारूस जैसे मुल्क है, दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई में नाटो और दूसरे तमाम यूरोपीय देश हैं। लेकिन इस दौर में भी, बायलैटरल जहां पर मामला हो गया था, उस दौर में भी भारत ने अपना अलग रुख कायम रखा। पीएम मोदी ने रूस से साफ कह दिया कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। अमेरिका की संसद में भी 22 जून को पीएम मोदी ने युद्ध को गैर जरूरी बताया था। याद दिला दूं, As I have said directly and publicly, this is not an era of war. But it is one of dialogue and diplomacy.
And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. पीएम मोदी के इसी स्टैंड को इंडोनेशिया G20 समिट के जॉइंट डिक्लेरेशन में भी शामिल किया गया था। आज शीत युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अमेरिका और रूस के खेमे अभी भी अलग हैं। दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका के साथ हैं और रूस के साथ बहुत थोड़े से मुल्क हैं, लेकिन आज अमेरिका से लेकर रूस और यूक्रेन तक से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। पीएम मोदी अमेरिका और रूस दोनों से बराबरी के लेवल पर बात करते हैं। भारत ने इस युद्ध का विरोध करते हुए भी रूस से रिश्ते नहीं तोड़े। युद्ध के दौरान भारत ने लगातार रूस से सस्ता तेल आयात किया है, जिससे भारतीय तेल कंपनियों को अब तक लगभग 717 करोड़ डॉलर या 588 अरब रुपए की बचत हुई है। भारत की कूटनीति का ये ऐसा धमाका है जिसकी गूंज पाकिस्तान में भी सुनाई दी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान अपने देश के नेताओं को ये कहने से नहीं चूके कि पीएम मोदी से विदेश नीति सीख लो। हमारे साथ ही हिंदुस्तान आजाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूं। वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जरूरत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। अब ये आपकी बदनसीबी है इमरान साहब कि आप ऐसा ना कर पाए। इमरान खान की ही तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी अब ये मान चुके हैं कि अब वो भारत से किसी तरह के मुकाबले में है ही नहीं, वो मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। India is our neighbor country. We are neighbors. And let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever. And it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. वैसे ये वही शहबाज शरीफ है जो हमेशा हिंदुस्तान पर इस्लाम विरोधी होने का आरोप जड़ते रहे हैं। शहबाज शरीफ सरीखे तमाम अनइन्फॉर्म्ड, पुअरली इन्फॉर्म्ड लोगों के लिए आगे के कुछ मिनट अब नाजुक होने वाले हैं, इसीलिए गौर से सुनिएगा। जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला था तो एंटी मोदी लॉबी ने मुसलमानों के नाम पर खूब हाय तौबा मचाई थी। असहिष्णुता या इंटॉलरेंस के नाम पर बदनाम करने की खूब कोशिशें हुई थी। लेकिन आज मुस्लिम देशों से भारत के रिश्ते जिस मुकाम पर है उसे देखिए आप। खाड़ी देश यानी गल्फ कंट्रीज ने 6 बार पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। इनमें मिस्र, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन और मालदीव्स जैसे देश शामिल हैं। ब्रांड भारत के इन 9 सालों में इन मुस्लिम देशों से भारत के न सिर्फ कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते मजबूत हुए हैं, बल्कि पीएम मोदी और इन देशों के हेड ऑफ स्टेट्स के निजी रिश्ते भी नए आयाम पर पहुंचे हैं। यही वजह है कि धुर विरोधी भी खुद को इस बात को स्वीकार करने से नहीं रोक पाए। देखिए आप, कांग्रेस नेता शशि थरूर वो क्या कहते हैं। उनको कहना पड़ा कि मुझे याद है प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले साल में मोदी ने एक भी इस्लामिक देश की यात्रा नहीं की थी। बतौर कांग्रेस सांसद मैंने इस पर हंगामा भी किया था, लेकिन अब मैं ये कहते हुए खुश हूं कि उन्होंने इस्लामिक दुनिया तक पहुंच बनाने के लिए जो किया वो काबिल तारीफ है। प्रमुख मुस्लिम देशों के साथ हमारे संबंध कभी इतने अच्छे नहीं रहे, और ये कोई और नहीं कह रहा है, ये बीजेपी के धुर विरोधी शशि थरूर कह रहे हैं। और बात सिर्फ मुस्लिम देशों की नहीं है, मजलूम देशों की भी है, जिसे दुनिया ग्लोबल साउथ कहती है। ये अगली यूएसपी है ब्रांड भारत की। दुनिया में 2 तरह के देश हैं। एक तरफ है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, जो कि डेवलप्ड हैं, विकसित देश हैं।
और दूसरी तरफ है अफ्रीका और एशिया के विकासशील और गरीब देश। इन्हीं को ग्लोबल साउथ कहते हैं। फ्रांस दौरे से पहले पीएम मोदी ने फ्रांस के अखबार लेज़ेको को एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने ये कहा था कि मैं भारत को उस मजबूत कंधे के रूप में देखता हूं जिसके तहत अगर ग्लोबल साउथ को एक ऊंची छलांग लगानी है तो भारत उसके लिए कंधा या पुल बन सकता है। मुझे लगता है कि हमें इस पुल को मजबूत करने की जरूरत है, बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पपुआ न्यू गिनी भी इसी ग्लोबल साउथ का वो देश है जिसके प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने पीएम मोदी के पैर छुए थे और तब ब्रांड भारत के प्रति ग्लोबल साउथ का वो विश्वास साफ तौर पर झलका भी था। अब ब्रांड भारत को मजबूत करने वाली स्वदेशी योजनाओं की भी बात, जिनकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। 6 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने क्या कहा था, देखिए। भारत का विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बाकी देशों के लिए एक मॉडल है। IMF ने इस रिपोर्ट में कोविन ऐप की भी तारीफ की। इसके अलावा जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA और मई 2018 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को भी कमाल की योजना कहा गया। इस साल पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में UN कॉम्प्लेक्स में 135 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो आपने देखा था। दुनिया में उसी की पूछ परख होती है जिसकी जेब भारी होती है। जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है ना, उसी के आगे दुनिया झुकती है। और इसीलिए अब बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती की, ब्रांड भारत की मजबूती की। विदेशी निवेशक किसी भी देश में तब निवेश करने से पहले 4 पैमाने जरूर देखते हैं। पहला ये कि बढ़ती अर्थव्यवस्था हो जिसमें GDP, मार्केट, रोजगार, महंगाई जैसी बात है। दूसरा है राजनीतिक स्थिति, जिसमें उस देश की सरकार चलाने वाली पार्टी की देश में स्थिति क्या है। तीसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय हैसियत, यानी दुनिया में उस देश की स्थिति कैसी है। और चौथा पैमाना है घरेलू बाजार की मजबूती। इन सभी पैमानों पर ब्रांड भारत और ब्रांड मोदी बहुत मजबूत है। फिलहाल भारत की इकोनॉमी दुनिया के 5वें नंबर पर है, लेकिन 2027 में हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 3रे नंबर की होने का अनुमान है इंशाल्लाह। इस साल विदेशी निवेशकों ने भारत में 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किया है। कामकाज के माहौल के कारण अमेरिकी कंपनीज चीन से पलायन करके भारत को अपना दूसरा घर बना रही है। भारत का सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई चल रहा है। आखिर में मिशन 2024 में बीजेपी की क्या सिचुएशन और स्थिति है, ये भी ज्यादातर देश कैसा मानते हैं उसे जानना आपको जरूरी है। 2024 में भी मोदी सरकार एक बार फिर बनने वाली है। ये आवाज इन तमाम अलग अलग चेहरों से निकल कर आई है। मशहूर ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के मार्केट एक्सपर्ट क्रिस वुड ने यह कहा है कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार 2024 में फिर से सत्ता में आएगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कुरोसी ने भी ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजरिए से बहुत प्रभावित हूं। फ्रांस दौरे पर फ्रांस के अखबार France24.com ने यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ रहने वाले देशों को राष्ट्रपति मैक्रो ने खूब सुनाया था, लेकिन पीएम मोदी के दौरे पर मैक्रो ने इसका जिक्र तक नहीं किया और मोदी की तारीफ की उल्टा। जापान के अखबार निकेई एशिया के संपादक शिगेसाबुरो, उन्होंने ये 2 जनवरी 2023 को लिखा था कि 2023 में भारत को दुनिया के 3रे ध्रुव के रूप में उभरने के लिए याद किया जाएगा और मोदी उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसे लीड करेंगे, उसका नेतृत्व करेंगे। ये न्यू इंडिया है और इस न्यू इंडिया की और ब्रांड भारत की पहचान दुनिया भर में मजबूत हो रही है। पीएम मोदी इसी ब्रांड भारत के CEO है।